ललन सिंह उम्मीदवारी करेंगे कि नहीं करेंगे, भाजपा के उम्मीदवार के सामने रिंग में उतरेंगे कि वाक ओवर दे देंगे, ये सबसे बड़ा बात है। एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का 10-10 लोग काम कर रहा है। वोट किसी को देते हैं, सरकार किसी की बन जाती है। ललन सिंह को पूरा भरोसा है और ललन सिंह पूरी तैयारी में है कि नीतीश कुमार की विरासत उन्हें संभालनी है। नमस्कार, रातों रात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त बिहार में सियासी सरगर्मी जो है अपने शबाब पर है। आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। इस वक्त की बिहार की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे, बाबा विश्लेषण करेंगे। एक सवाल जो बिहार की राजनीति में उभर कर सामने आया है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली के दौरे पर निकलेंगे तो मुख्यमंत्री की गद्दी कौन संभालेगा। आज संतोष मान जी एक कार्यक्रम में थे और उनके एक नेता ने मन से ऐलान कर दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, संतोष मान जी जैसा हो। दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि, और वो सच भी है कि जब वो निकलेंगे तो मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री की गद्दी को लेकर क्या घमासान मचेगा। कहा भी जाता है ललन सिंह की भी नज़र उस पर है। इसके अलावा जो है और जो बड़ी खबरें हुई हैं उन पर बात करेंगे। बाबा, नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो उनकी गद्दी पर बैठेगा कौन, बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। अब आज संतोष मान जी ने कह दिया उनके सामने ही कि जो है संतोष कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार की गरीबी दूर होगी। तो क्या कुछ होगा, मुख्यमंत्री की गद्दी पे तेजस्वी बैठेंगे या कोई किसी और की संभावना है। देखिए, देश की और बिहार की दोनों राजनीति में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है जी कि जब नीतीश कुमार एनडीए में रहते हैं तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा। कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है। यह तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। ये क्लियर है। अब इसके आगे बढ़िए, जब जब वो अलग होते हैं तब तक देश में प्रधानमंत्रियों की बाढ़ आ जाती है और बिहार में मुख्यमंत्रियों की बाढ़ आ जाती है। सबकी भावनाएं जो हैं हिलोर मारने लगती हैं कि हमारे लिए अब कुर्सी बहुत करीब हो गया। लेकिन इस कुर्सी को पाने के लिए आपने किया क्या है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल में मैंने कई ऐसे बयान सुने हैं प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे, किस तरह की रणनीति होगी, एक रणनीतिकार से राजनीति में आने वाले व्यक्ति क्या करेंगे, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरह से वो चीज़ें सामने रख रहे हैं उन चीज़ों को लोग धीरे धीरे करके अडॉप्ट करते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि सत्ता का हस्तांतरण हो जाना चाहिए, तो बिहार की जनता क्या कर रही है। बिहार की जनता का कोई मतलब है नहीं। ऐसे भी नीतीश कुमार के रहते कोई मतलब होता नहीं है। वोट किसी को देते हैं, सरकार किसी की बन जाती है। नीतीश कुमार जब चाहते हैं तो इधर से उधर पलटी मार देते हैं। जो विपक्ष में रहता है उसको सरकार में ला देते हैं, जिसको सरकार में रहता है विपक्ष में ला देते हैं। तो ये तो माने एक तरह से लोकतंत्र को राजनीतिक प्रक्रिया से, और बिहार की जनता भी इसको स्वीकार कर चुकी है। नॉर्मल लगता है, या तो मजबूरी है, नहीं तो चलो भाई क्या करना है। यही कारण है कि बिहार पिछड़ रहा है। एक ये पॉइंट है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि यदि नीतीश कुमार को लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के काबिलियत रखते हैं तो उन्हें अभी क्यों नहीं दे रहे हैं। आने वाले 2 साल में बिहार की जनता उनको जांच लेगी, परख लेगी, फिर वोट करके उनको बना देगी। जब नीतीश कुमार का यही काम है कि मुख्यमंत्री बनाते और बिगाड़ते रहते हैं, सत्ता इधर से उधर हस्तांतरित करते रहते हैं, तो एक बार ये भी करके देख लें। बार बार जो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ ना मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, तो फिर आप नहीं बनना चाहते हैं तो दे दीजिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो 2 एंगल पर आप सोचिएगा। एक, उपेंद्र कुशवाहा क्यों बाहर गए। उपेंद्र कुशवाहा को जो 2021 में जब लाया गया था तो ये वादा करके लाया गया था, जैसा उपेंद्र कुशवाहा उनके लोग कहते हैं कि ये वादा करके लाया गया था कि नीतीश कुमार आने वाले समय में जब छोड़ेंगे तो ये पूरा बागडोर लौकुश के हाथ में होगा और उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा। बेचारे उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा संटिंग पोस्ट दे दिए। एक राज्यपाल का क्या पोस्ट होता है, उसको तो मजबूरी में साइन करना है। जो संसद पास कर देगी वही ना करना है। आपने उनको संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, उसका वैल्यू क्या था। फैसला तो ललन सिंह को ही लेना था, फैसला तो उमेश कुशवाहा को ही लेना था, फैसला नीतीश कुमार को लेना था। तो उनका सिर्फ एक नाम था, एक वैल्यू था। लेकिन खैर इन सब बातों से आगे बढ़िए तो उनको आपने न प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जब न मौका है उनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, न आपने उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया। एगो एवएलसी वाला झुंझुना दे दिया, उसको भी वो त्यागी दिए।
तो सीधी तौर पे आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं और जदयू के नेता नीतीश कुमार, उनके बाद कौन संभालेगा, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि अब तक कम से कम 1 दर्जन ऐसे नेताओं को तो मैं जानता हूँ जिसको नीतीश कुमार ने कहा होगा आया मेरे बाद तो आप वहीं हैं, सब हाशिए पर हैं। आसिफ बाबू पूरा मैंने लंबी फहरिस्त है। उसमें प्रशांत किशोर भी हैं, उनको भी कभी कह रहे थे कि अरे हाँ तो तुम ही हो जो मेरे सब, उनको मिलजुल करके आरसीपी सिंह और ललन सिंह पलट दिए। आरसीपी सिंह को उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह मिलकर पलट दिए। उपेंद्र कुशवाहा को ललन सिंह पलट दिए, ललन सिंह और अशोक चौधरी मिलकर पलट दिए। अब अशोक चौधरी का नंबर है, उनको कौन पलटेगा मिल करके, ये देखने वाली बात हुई। खैर इस पर नहीं जाते हैं हम। आपने सवाल जो किया है कि ललन सिंह संभालेंगे, मैं कौन संभालेगा, तो निश्चित रूप से ललन सिंह को ये अब एहसास होने लगा है। आगे जाने नीतीश कुमार की नीति और नीतीश कुमार का रणनीति कि ललन सिंह के हाथ में देंगे कि नहीं देंगे। ललन सिंह को पूरा भरोसा है और ललन सिंह पूरी तैयारी में है कि नीतीश कुमार की विरासत उन्हें संभालनी है। और इसीलिए ये सारा जो प्रपंच है, सारी रणनीति रची जा रही है। आपने देखा भी होगा कि कल ही जो भामा साहब का कार्यक्रम चल रहा था, भामा साहब जयंती मनाई जा रही थी जदयू कार्यालय में, उसने नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहा उन्होंने ललन सिंह का जो गुणगान किया, जिस पर एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। एक बार फिर से दोहराए कि आप लोग तो इनको राजीव रंजन सिंह के नाम से जानते हैं, हम तो ललन बाबू इनको कहते हैं। और ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार ने अब हथियार डाल दिया है ललन सिंह के सामने। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि जदयू में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ताल तो उधर से उपेंद्र कुशवाहा भी ठोक रहे हैं, और भाजपा इतना आसानी से छोड़ने वाली थोड़े, 17 साल पीछे चली है। भाजपा ने लगाया हनुमान गिरोह, क्या मायने हैं इसके? देखिए, इसका सीधा अर्थ है कि 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार अब ये घोषणा कर चुके हैं कि वो विपक्ष को एकजुट करेंगे, और उनको कहीं ना कहीं जो 2014 में नज़र आया था मछली का आँख, एक बार फिर से नज़र आ गया है। हमारे सनी शर्मा आजकल दिल्ली में घूम रहे हैं संपादक महोदय के साथ। एक तस्वीर उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया है कि जश्न की करो तैयारी। इसके बहुत सियासी मायने हैं। इसके साथ साथ उनके उस तस्वीर को और नीतीश कुमार के उस वक्तव्य को जो कल उन्होंने कहा था, उसको ध्यान में रखिएगा तो आपको नजर आएगा कि नीतीश कुमार अब पूरी तैयारी कर चुके हैं और मन में बैठा चुके हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ना है। 2014 में साझा विपक्ष के उम्मीदवार नहीं बन पाए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, ऐसा कहना है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि सभी पार्टियां भले न माने, लेकिन 7 पार्टियां बिहार में हैं और कुछ पार्टियों का और समर्थन मिल जाएगा, जिसको लेकर के नीतीश कुमार आने वाले समय में हो सकता है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार या फिर संयोजक के रूप में हो, जिनको बाद में अगर मौका मिलता है तो प्रधानमंत्री बनाया जाए। और सबसे पहला मकसद जो है वो है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात है कि पहले तो बिहार में हनुमान गेर लगा दिया है भाजपा। हनुमान गेर क्यों लगा दिया है? तो आप जितने भी सीट पर आपकी दावेदारी है, जैसे नालंदा की बात कर लीजिए, नालंदा में अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए पहले ही से पहलवान तैयार है। एक खबर कोई चल रहा था, जहां तक हमने देखा है, कोई कह रहा था कि ललन सिंह के विरुद्ध तो कोई उम्मीदवार है भाजपा को नहीं मिल रहा है। ललन सिंह उम्मीदवारी करेंगे कि नहीं करेंगे, भाजपा के उम्मीदवार के सामने रिंग में उतरेंगे कि वाको भर दे देंगे, ये सबसे बड़ा बात है। क्योंकि एक से एक पहलवान जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, रिंग में धूल लगाना शुरू कर दिया है। अब ललन सिंह पर निर्भर करता है कि वो मैदान में उसके डर से उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, ये सबसे बड़ा चीज़ है। कई लोग हैं जो आज महागठबंधन के हिस्सा हैं, उसमें से भी कई को मोछ पर घी लगा करके टाइट है। बहुत जल्दी उन लोगों का भी खुलासा होने वाला है, आने वाला है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि भाजपा के हनुमान गेर में सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो 16 सीटें भी हैं और कांग्रेस की 1 सीट, 17 सीट, जिन 17 सीटों पे
पूरा रेकी, पूरा समीक्षा, पूरा सर्वे, पूरा सर्वेक्षण करा उरा करके भाजपा बैठी हुई है। फाइल इतना मोटा रखा गया है, उस फाइल में से एक एक करके छांटा जा रहा है कि 16 को वोट अगर यहां से आया था तो इसमें से कितना नीतीश कुमार का है, कितना भाजपा का था, 2014 2019 दोनों का। और इस वोट में से नीतीश कुमार के वोट माइनस कैसे किया जा सकता है, कौन जाति का वहां समर्थन है, किस जाति को दाएं बाएं किया जाएगा, तो ये होगा। एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का 10-10 लोग काम कर रहा है। और इस हनुमानगढ़ में सबसे पहले रडार पर ललन सिंह है। 2014 में भी ललन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से पटकनी दिया था। एक बार फिर से आपने देखा, आपने खबर भी चलाया है कि सूरजभान सिंह, वीना सिंह एक बार फिर से अपना ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं और वीना सिंह एक बार फिर से मुखर हो गई हैं। इसका मतलब है कि वो भी दूसरा, हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे एक पोस्ट जिसकी चर्चा आपने भी की थी, बंटू सिंह का, पेट में बहुत गैस हो गया है। तो बंटू सिंह भी कम खिलाड़ी नहीं है, अनंत सिंह के साथ रहे हैं और जितना दिन वो अलग रहे हैं जदयू से, मतलब आरजेडी जदयू में दूरी जब थी, उतना दिन वो पानी, सत्तू पानी लेकर बैठे हुए थे ललन सिंह और ये क्या नाम, नीरज कुमार को, दोनों को वो रास्ता चलने नहीं देते थे बंटू सिंह। आज वो बंटू सिंह जब एक बार फिर से टनमनाए हैं तो इसका मतलब है कि रिंग में एक और पहलवान तैयार हो गया है। अब वो कहाँ से लड़ेगा ये अलग बात है, किस दल से लड़ेगा अलग बात है, किस गठबंधन का हिस्सा होगा अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके टनटनाने का मतलब है, रिंग में पहुंचने का मतलब है कि धूर लगा करके वो भी तैयार हैं और चाहे जिसके लिए भी फील्डिंग कर रहे हों। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कोच भी पहलवान को लेकर के पहुंचता है, तो कोचिंग शुरू हो चुका है और सबसे पहले ललन सिंह को रोकने का जुगाड़ किया जा रहा है। इसमें भाजपा ने हनुमानगढ़ बिहार में लगा दिया है और एक एक सीट पर जो जदयू के पास और कांग्रेस के पास है, इन 17 सीटों पर कौन किस के लिए उम्मीदवार होगा, किसको दाएं बाएं करना पड़ेगा, कौन इन्हीं के का उम्मीदवार भाजपा और अन्य पार्टियों से लड़ेगा, ये सारा प्लान जो है फ्लो चार्ट बन के रेडी है। सियासत में एक चर्चा और है कि कुशवाहा, मांझी और सहनी जो है उनके आने की संभावना है एनडीए के साथ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं उन लोगों के लिए। देखिए, हमने आपको याद होगा पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार गेम समझिए में बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति को कैसे बिहार प्रभावित करेगा, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग के फार्मूले को भी बताया था। उस फार्मूले में हमने एक बात बताया था कि जितने भी इन तीनों पार्टियों के नेता हैं, शीर्ष नेता, उनके लिए सबसे ज़रूरी है एक एक सेफ सीट देना, जिससे कि वो चुनाव जीत करके लोकसभा में पहुँचे। जैसे आप देखिए जीतन राम मांझी, उनको एक अपने बेटे के लिए सेफ सीट चाहिए, या तो बिहार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाइए और नहीं तो केंद्र में मंत्री बनाइए, क्योंकि वैल्यू उतना ही लगभग हो जाएगा। तो एक तो उनको चाहिए वो। दूसरा, मुकेश सहनी के साथ जो भाजपा की है उसका सूद ब्याज सहित तो वसूल करेंगे ना, कारण कि भाजपा के साथ वो 2020 में चुनाव लड़े, 4 गो उनका विधायक जीत करके आया, अपने बेचारे भले चुनाव हार गए, एमएलसी आपने बनाया तो वो भी अर्धकालीन बनाया, 18 महीने का रिचार्ज कूपन दे करके, उसके बाद आपको जब मर्जी किया तो हटा दिया। तो इस सारा का सूद ब्याज सहित आपको देना होगा ना, 4 गो विधायक उसका सूद देना होगा, मंत्री पद से हटाए उसका देना पड़ा, गंवाना पड़ा उसका, उसके बाद 18 महीने के लिए एमएलसी बनाए उसका, सब मिला करके वो भी अब मजबूत खूंटा गाड़ करके खड़े हैं कि भाई मेरे बिना तो आपका चलना मुश्किल है, नीतीश कुमार से अगर लड़ाई लड़नी है तो मेरी ज़रूरत आपको है। यही बात उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, यही बात जीतन राम मांझी कह रहे हैं। कल भी आपने खबर चलाया था कि जीतन राम मांझी के पुत्र जो हैं वो फिर से यात्रा पर, गरीब संपर्क यात्रा जो कर रहे हैं, उसी यात्रा की शुरुआत हो रही थी, उसी से यात्रा के दौरान जम करके नारा लगा, मंच से ही नारा लगा। तो इसका मतलब है कि नारा लगता है तो नीतीश कुमार अलर्ट हो जाते हैं, कान खड़ा हो जाता है उनका जब नारा लगता है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए अब नारा लग रहा है ना, पिछले बमक जाते थे ये सब मत कीजिए आप लोग, लेकिन अब चुप होकर मुस्कुराते हैं, मुस्कियाते हैं। जब लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो। और यही नारा लगा था कि आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर करवा दिए थे, यही नारा लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा को बाहर होना पड़ा।
यही नारा लगा था कि प्रशांत किशोर को बाहर होना पड़ा। यानी कि आप समझ लीजिए कि नारा लगने लगा है। तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा, मांझी और सहनी, इन तीनों को पहले तो एक एक सेफ सीट चाहिए जहां से ये चुनाव लड़ सकें, और उसके बाद इन तीनों को जो इनका हिस्सा है, यानी कि जो नीतीश कुमार की सीटें थी 17 सीटें, उन 17 सीटों पर इनकी दावेदारी बन रही है। अगर हम नीतीश कुमार के विरुद्ध आपका हाथ मजबूत करेंगे तो हमको क्या दीजिएगा? ये तो गिव एंड टेक वाला है। तो हमको भी उसी के बराबर 17 सीट अकेले नीतीश कुमार को दे दीजिएगा, हम लोग को 3 को मिलकर नहीं दीजिएगा। तो ये पूरी तैयारी चल रही है और इसी पर आकर के अभी तक समझौता रुका हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों तो साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरनली एक्सटर्नली भले नहीं हो, लेकिन इंटरनली तीनों की खूब बातचीत होती है, साथ में तीनों की खूब बात होती, खूब छनती है। महागठबंधन में भी तीनों थे, तो महागठबंधन के दलों से मतलब आरजेडी से अलग ये तीनों मीटिंग करते थे, बैठते थे। तीनों निकले तो एक साथ निकले। अब उसमें से 2 को छटक गए, एक को बचे हुए मांझी, तो उनको कैसे छोड़ेंगे? एक एक गोतिहारो है, सब का मिला करके नीतीश कुमार का वोट होता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तीनों एक साथ हैं और तीनों मिल करके दबाव बना रहे हैं कि हम नीतीश कुमार का कमी पूरा कर देंगे, आप हमारे रास्ता पर हमको बराबर बराबर हिस्सेदारी दीजिए। यही लड़ाई चल रही है। चलिए, तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, विश्लेषण बाबा का कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।